बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस मालिक हस्ती के नाम से, उस खालिक हस्ती के नाम से जो मंज़र से ज़्यादा पस मंज़र और पस मंज़र से ज़्यादा मंज़र के हक़ाइक़ से आशना है। सर उर्दू टीवी के प्रोग्राम मंज़र व पस मंज़र में राशिद नकवी का सलाम कबूल फरमाएँ। अज़ीज़ नाज़रीन, आलमी सतह पे, इलाकाई सतह पे और ईरान के हवाले से गुज़श्ता हफ़्ते में मुख्तलिफ़ वाक़यात सामने आए हैं और उनमें से कई अहम मसाइल, बिलख़ुसूस इराक़ के अंदर जो हालिया तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, इसी तरह अमेरिका की तरफ से चाइना को घेरने के लिए, मुहासरा करने के लिए उनकी वाइस प्रेसिडेंट का एक तफसीली दौरा वियतनाम और हांगकांग और इस इलाके का, इसी तरह ईरान के अंदर इंतकाल इक़्तिदार और नई काबीना की तश्कील, इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो ख़ित्ते में भी हैं और आलमी सतह पे मौजूद हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी अफ़गानिस्तान का मौजू, अफ़गानिस्तान में तालिबान का तसल्लुत और बिलख़ुसूस काबुल एयरपोर्ट पे होने वाले धमाकों के बाद इस वक्त आलमी मीडिया में अफ़गानिस्तान का मौजू तकरीबन सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। हम भी आज के इस मंज़र व पस मंज़र में कोशिश करेंगे कि इन धमाकों का पस मंज़र क्या है और जो मनाज़िर काबुल के एयरपोर्ट पे पेश किए जा रहे हैं उसके पस मंज़र में क्या हो रहा है। क्या काबुल का एयरपोर्ट ही पूरा अफ़गानिस्तान है, जिस अंदाज से मीडिया सिर्फ उसको दिखा रहा है, बाकी की कोई ख़बर सामने नहीं आ रही। इसके बारे में भी हम कुछ मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा जो मौजू रहेगा, जिस पे हम कोशिश करें कि ज़्यादा कंसंट्रेट करें और हमारी तवज्जो उस पे रहे, वो अफ़गानिस्तान के उन्वान से अमेरिका की आइंदा की पॉलिसियाँ हैं। क्योंकि एक बात बड़े वसूख से कही जा रही है और जो सीनियर तजिए निगार हैं वो इस जुमले को बार बार दोहरा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ोर्सेस जा रही हैं, अमरीकी फ़ोर्सेस का इनखला हो रहा है, अमरीका का इनखला नहीं है। अब इससे क्या मुराद है? अमरीका को कोई मज़ीद प्लान हैं, कोई मकासद हैं, क्या हैं? इस पे भी हम आज के प्रोग्राम में रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे आज के मंज़र व पस मंज़र का मौजू है, देखिए। जी हाँ नाज़रीन, हमारा मौजू रहेगा अफ़गानिस्तान में अमेरिका का बी प्लान। काबुल एयरपोर्ट पे धमाके, उन धमाकों के बाद कुछ नई फोर्सेस का मंजर आम पे आना, बाज़
ऐसी ताकतों का सामने आना कि जो बज़ाहिर पस मंज़र में थीं, अब उनको सामने लाया गया है। इसी तरह वो इश्यूज़ के जो अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उठाए गए, मुख्तलिफ़ लिसानी, इलाक़ाई, मज़हबी अक़लियतें, ये तो सारे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं कि जो इस वक्त पस पुश चले गए हैं, और सिर्फ़ एयरपोर्ट और फिर एयरपोर्ट का वो तकलीफ़ दे वाक़या कि जिसमें कई जानें ज़ाया हो गईं। इसी तनाज़ुर में हमने ये जानने की कोशिश करनी है अपने तजिए निगारों से कि आया अमेरिका का कोई बी प्लान है या नहीं। लेकिन हम पहले सोशल मीडिया पे एक मुख्तसर निगाह डालते हैं। सोशल मीडिया के अंदर इस वक्त अफ़गानिस्तान का मौजू मुकम्मल छाया हुआ है। हर तरह के अफ़कार के लोग अपनी अपनी बातें, जिसको कहते हैं भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं, और इन सब का अगर तजिया करें तो एक बात मजमूई तौर पर सामने आती है कि अमेरिका को नाकामी तो बड़ी इबरतनाक हुई है, लेकिन आया अमेरिका इससे कोई सबक हासिल करेगा या नहीं, इस पे बहस जारी है। हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक क्लिप आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसमें एक अमरीकी शहरी जो समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं, वो अमेरिका के इस इनखिला और बिलखसूस धमाकों के बाद और CIA के चीफ़ की मुलाकातों के तनाजुर में अपना एक दर्द बयान कर रहे हैं। आइए देखते हैं साजिद तारड़, मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा, सोशल मीडिया में लोगों से मुखातिब होकर क्या कह रहे हैं। मैं आपके देखने वालों को थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया कहां खड़ी, वॉशिंगटन DC कहां खड़ा है। एक मिनट के लिए जरा सोचें आप। विलियम बर्न्स, एक रिटायर्ड डिप्लोमेट, उसकी MPhil DHL DPhil उसने किया हुआ, और वो आज से 3 दिन पहले काबुल में पांव में बैठा हुआ था मुल्ला गनी बरादर के, मिन्नतें कर रहा था कि हमें दिन दे दें, घंटे दे दें, हमें एक्सटेंशन दे दें। उन्होंने कहा ये डेडलाइन नहीं है, ये रेड लाइन है। और मुल्ला ब्रदर, जिनका टोटल एक्सपोजर अभी सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान 8 साल जेल और दोहा तक है, इमाम मस्जिद हैं, उनके सामने सुपर पावर यही ख्वाहिश थी बराक ओबामा साहब की, यही ख्वाहिश थी डेमोक्रेट पार्टी की यहां की, कि हमें व्हाई वी हैव टू बी नंबर 1 ऑल द टाइम। और उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दे आर नो लॉन्गर सुपर पावर, बिकॉज सुपर पावर का CIA का हेड जाके काबुल में जमीन पे जाके लेटता नहीं है वहां जाके। एक तो सबसे बड़ी बात ये मैं समझता हूं दुनिया के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि दुनिया भी आज लीडरलेस है। चाइना ने अभी तक कोई ना एलाइज ग्रुप बनाया है, ना उनके लिए जंगें लड़ी हैं। अमेरिका ही था जिन्होंने जो यूरोप को रेस्क्यू किया था, अमेरिका ही था जिन्होंने मार्शल प्लान बनाया था यूरोप के लिए, अमेरिका ही था जो जर्मनी में गया, नहीं निकला, जापान से नहीं निकला। और दूसरा, मैं सबसे कंक्लूड मैंने अकेले बैठ के यहां पे करने की कोशिश की, ये 21st सेंचुरी की करप्शन की सबसे बड़ी स्टोरी। दो करप्ट लोगों ने मिलकर, ये 2 करप्ट लोगों की शादी थी अफगानिस्तान और अमेरिका की। अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने ट्रिलियंस डॉलर लूटे। आपके अफगानिस्तान में कई लोग बिलियनर बने, जिनमें कारजाई साहब, जिनमें अशरफ गनी और उनकी टीम थी। और अमेरिका में सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, सारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिटिशियन, उनके बच्चे। ये दुनिया की 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी करप्शन की स्टोरी ये वो है। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं, अमेरिका के वॉर कॉलेजेस में, इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस में, CIA के क्लासरूम्स में, स्टेट डिपार्टमेंट के क्लासरूम में, और अमेरिकन हिस्टोरियन ये किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के पांव में जाके बैठा था विलियम बर्न्स, और उसने उसको 1 घंटा भी एक्सटेंड नहीं किया था। ये किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे? ये मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है
क्योंकि मुझे 36 साल हो गए अमेरिका में बैठे हुए, 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज मेरी भी यहां से हैं। मुझे थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करने में तकलीफ हो रही है आज। और उसके बाद ये आज जो हुआ है, ये एक मूवी का ट्रेलर है, ये उस मूवी का ट्रेलर है जो आज एयरपोर्ट पे हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये है, यहीं से अमेरिका ने स्टोरी शुरू की थी। उसके बाद ट्रिलियन डॉलर्स अपने अमेरिकन टैक्स पेयर्स के खा के, हजम करके, और दुख की बात है उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। किसी सुप्रीम कोर्ट में, किसी अदालत में किसी को जाके नहीं पूछा जा सकता कि तुम्हारे इंटेलिजेंस फ्लोर हमें ट्रिलियंस डॉलर्स, हमारे बच्चे मरवा दिए तुमने, ये कहां जा रहे हो लेकर हमें। आप इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर हुई थी इराक में, तो 2 कंट्रीज इन्होंने जाकर वहां तबाह किया, इराक और लिबिया। अब अफगानिस्तान में छोड़े जाने तो अलग की बात है, टैक्स पेयर्स हमारे पैसे ले जाके सारे खा गए ट्रिलियंस डॉलर्स, उसका कोई जवाबदेह है नहीं, कोई नहीं। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये पूछेंगे, हमारे बच्चे पूछेंगे अमेरिका में, आज नहीं। आज तो ये उन्हें नशों में लगा रहे हैं, ये रवाना कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई इनसे कभी पूछेगा, भाई तुमने जाके वहां पे क्या किया था। ये करप्शन की बदतरीन स्टोरी है, और आज अमेरिका में अभी नहीं है, कुछ अरसे तक डिस्कस होगी। आज वॉशिंगटन डीसी लीडरलेस, उसकी वजह ये है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मारूफ तजिए निगार और अफ़गान अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह बंगिश भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मेरे पास एक मुख्तसर 1 मिनट से भी कम का एक क्लिप है, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब भी उसको सुने। पाकिस्तान में ISI के एक बड़े मारूफ, आप कह सकते हैं, जो तालिबान को बनाने में और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के असर व रसूख को बढ़ाने में, बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के उन्वान से, तालिबान के उन्वान से, जिनका बड़ा नाम है और उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है, और उस पर आजकल तो वो मुसलसल इस पर बोल भी रहे हैं, मेजर रिटायर्ड आमिर। इस वक्त आमिर साहब का हमने एक बड़ा मुख्तसर सा क्लिप लिया है कि जो इन्होंने काबुल के इस धमाके पे अपनी राय दी है कि इसमें दाइश इन्वॉल्व है और ये कोई किस तरह का वाक़या है। इसको एक चंद सेकंड का इसको समाअत करें, उसके बाद हम जो है वो डॉक्टर साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 20 साल से बैठी है दाइश वहाँ पे। वो वहाँ से अभी डिसलाइज तो नहीं हुई ना कि चली गई, वो तो बैठी है अफगानिस्तान में भी। उनकी और तालिबान की जो सोच है वो पोल अपार्ट है, वो तो मिलती भी नहीं। वो जंगें लड़ चुके हैं माजी में। फिर दाइश के बारे में ये भी एक है कि जी इनको बैकिंग है अमेरिकन, ये उनका पौधा है। और उन्होंने धमाका भी उस जगह पे किया जो सिक्योरिटी जिसकी अमेरिकन के पास है। ठीक है, पहले से 2 दिन से कहा जा रहा था कि दाइश करने वाले, UK वाले ने भी कहा था। बहुत सारे शुबहात हैं और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कोई इतना सीरियस बात मैं इसको नहीं समझता कि जब इस तरह के एक स्टेट ऑफ फैसिलेशन, एक तज़ब्ज़ुब की कैफियत हो, कन्फ्यूजन हो, हुकूमत अभी फुली इन्फोर्स ना हो, गैर मुल्की फ़ौज बैठी हूँ, तो वहाँ इस तरह के एक इक्का दुक्का वाक़यात वो एक्सपेक्टेड है। नाज़रीन, आपने मेजर रिटायर्ड आमिर की गुफ्तगू सुनी और वो जिस अंदाज से दाइश और तालिबान के दरमियान फ़र्क बयान कर रहे थे कि दोनों के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कितना इख्तिलाफ मौजूद है। मैं इसी तनाजुर में गुफ्तगू करूँगा अब डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह बंगिश साहब। डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, माज़रत, आपको काफ़ी देर से हमने एंगेज रखा। हम चाह रहे थे कि हमारे नाजरीन कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया में जो मुख्तलिफ़ आरा सामने आ रही हैं उनसे आशना हो जाएं कि इस वक्त मंज़र क्या है और उसका पस मंज़र क्या है। तो हम आपसे भी यहाँ से शुरू करेंगे। अब इतना बड़ा वाक़या वहाँ पे काबुल में हुआ और उस पर मुख्तलिफ़ तज्ज़िये तबसरे भी आए,
और तकरीबन सब की उंगलियां बिल आखिर अमेरिका की तरफ ही उठ रही हैं कि इस धमाके के पीछे भी अमेरिका है, चाहे सामने दाइश हो, लेकिन जो सारे इशारे किनाए और जो आप कह समझते हैं कि दलाइल जो हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो तयशुदा है कि दाइश को अफ़गानिस्तान में लाने का किरदार अमेरिका ने ही अदा किया था। अक्टूबर 2018 में हामिद कारज़ाई ने अमेरिकन टीवी चैनल CBS न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं वसूख से कह सकता हूं कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो दाइश को इराक और सीरिया से उठाकर अफ़गानिस्तान में लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये सिलसिला तो कम से कम इसकी तस्दीक तो हामिद कारज़ाई ने अक्टूबर 2018 में कर दी थी, और हमें ये भी मालूम है कि दाइश की पुश्तपनाही अमेरिका ही इराक और सीरिया में भी कर रहा था और कर रहा है। अब बात ये है कि क्या ये जो धमाका हुआ अगस्त 26 को काबुल एयरपोर्ट पर, इसमें अमेरिका का या कि क्या सिचुएशन है, ये बात वसूख से तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बात भी बहरकैफ अपनी जगह पर सालिम है कि दाइश तो अमेरिका ही का पाला हुआ एक ग्रुप है, और उसके तालिबान के साथ इख्तिलाफात हैं। बल्कि जब तालिबान ने काबुल को लिबरेट किया, मैं उस पर कब्जा नहीं कहूँगा क्योंकि काबिज तो बैरूनी लोग होते हैं, तालिबान तो अफ़गानी है, ये उन्हीं का मुल्क है, उन्हीं का दारुल खिलाफा है, तो वो तो अफ़गान ही के लोग हैं। जब उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान को गैर फौजियों से पाक किया और उनके हवारियों से, तो तालिबान ने दाइश के एक लीडर को, जो कि काबुल के पुली चरखी जेल में मुक़ीद था अशरफ गनी की हुकूमत में, उसका नाम था अबू उमर ख्वानी, तालिबान ने उसको हलाक कर दिया। वो जेल में पड़ा हुआ था, और उसको हलाक इसलिए किया क्योंकि तालिबान ने ये कहा कि ये दहशतगर्द है, ये और इनका ग्रुप जो है ये दहशतगर्दी में मुलविस हैं, और इनको अफ़गानिस्तान में लाया ही इसलिए गया है कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ें। तो हमें मालूम है कि अमेरिका 20 साल से तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, और जब उनको शिकस्त होनी शुरू हुई, बल्कि बहुत अरसे से हो रही थी, लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि अब उनको अफ़गानिस्तान से निकलना ही पड़ेगा, तो उन्होंने दाइश को तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाका हुआ है, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी फरमाया कि उस धमाके से 2 दिन पहले अमेरिकी भी और बरतानवी भी ये बातें कर रहे थे कि कोई दहशतगर्दी के वाक़यात होने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि उनको कैसे मालूम हुआ कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या होने वाला है। इसलिए ये सब जो वाक़यात हम अगर ज़हन में रखें, तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इसमें अमेरिका का कहीं ना कहीं कोई हाथ ज़रूर मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, लाइन पे रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान से मारूफ सहाफ़ी अली जावेद नकवी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। अली जावेद नकवी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम राशिद साहब। अली जावेद, अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्पॉइलर जो अमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनमें दाइश का नाम खुसूसी तौर पे अब सामने आ गया है। ख़ुद पाकिस्तान की मीडिया में इसको किस नज़र से देखा जा रहा है कि दाइश आइंदा के लिए कितने मसाइल पैदा कर सकती है अफ़गानिस्तान के अंदर, और वो अमन का जो प्रोसेस शुरू हुआ है और तालिबान भी जो मुख्तलिफ वादे कर रहे हैं, क्या दाइश एक बड़ी रुकावट बन सकता है? देखिए राशिद साहब, पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान 20 साल से अमेरिकी फौज के कंट्रोल में था। वहाँ जो भी गवर्नमेंट थी, जो भी निज़ाम था, वो सारा CIA के अमेरिकी फौज के कंट्रोल में था। काबुल एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ, अभी भी वहाँ से फायरिंग की इतलात आ रही है, और काबुल में या अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है,
ये इसके जिम्मेदार अमेरिका है, उसकी पॉलिसीज है, इसके जिम्मेदार ना मैं हूं ना आप हैं। अब जो वहां देखें, बाइडेन जो है वो ट्रंप पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ट्रंप जो है बाइडेन पर तनकीद कर रहे हैं। और जहां तक दाइश का ताल्लुक है, दाइश बनाई किसने, सब जानते हैं। और ये इस पर कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कई खुफिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि दाइश के पीछे, और खासकर जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, इसके पीछे किसी ना किसी तरह अमेरिका या CIA वो मौजूद है। तो आप इसे कैसे, हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि दाइश को अमेरिका की सपोर्ट और हमायत हासिल नहीं है। तो जो भी अब इस खिते में हो रहा है उसका जिम्मेदार अमेरिका ही है। अली जावेद, लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं साथियों से कहता हूं दोबारा अली जावेद से रब्ता करें। डॉक्टर बंगश साहब, आपने तकरीबन वही बात की कि जिसकी तरफ अली जावेद भी इशारा कर रहे थे कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसाइल पैदा होंगे उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी तो अमेरिका पे ही जाएगी। अमेरिका ने जिस अंदाज से एक हंगामी इनखिला, या जिस अंदाज से वो जो वादे और बड़े बड़े वो किए गए थे ऐलानात कि वहाँ पे हुकूमत बनेगी, कल्चर को बेहतर किया जाएगा, एक बेहतरीन हुकूमत हम लेके आएंगे, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, अमन व अमान होगा और पता नहीं क्या क्या, उनमें से तो कोई चीज़ भी हमें नज़र नहीं आ रही। बल्कि उसके बरक्स अगर उसकी तरफ कोई कदम बढ़ाता भी है तो अमेरिका कहीं ना कहीं भी उसके रास्ते में रुकावट है। तो अब आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का कोई बी प्लान है वहाँ पे, या अफ़गानिस्तान में खुशी का इजहार किया जाए कि फ़ौजी इनखिला के साथ अमेरिका भी निकल गया अफ़गानिस्तान से? जी देखिए, बात यह है कि फ़ौजी इनखिला तो हो जाएगा, लेकिन अमेरिका अफ़गानिस्तान से नहीं निकलेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में CIA के बहुत सारे एजेंट्स काम कर रहे हैं। और CIA ने, जैसे कि आपने फरमाया और दूसरे अली जावेद नकवी साहब ने भी फरमाया कि दाइश को एस्टैब्लिश करने में अमेरिका का हाथ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका की पॉलिसी इस वक्त अफ़गानिस्तान में ये है कि वो अगर फ़ौजी तौर पर वहाँ से निकल भी चुका है तो वो अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज्ड स्टेट, ताकि वो जो अफ़गानिस्तान के जो नेबर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, रूस और चाइना शामिल हैं, उनके लिए अफ़गानिस्तान दर्द सर बना रहे। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका ने ये ऐलान किया कि जी वो अपने फोर्सेस वहाँ से निकाल रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ तालिबान पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मन गढ़ंत किस्म के, इनमें कोई सदाकत नहीं है। उसके अलावा उन्होंने जो अफ़गानिस्तान सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स थे 9.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में पड़े हैं, उनको मुंजमद कर दिया है। इस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में कहत की कैफियत है, और कम से कम आधी पॉपुलेशन जो है वो कहत का शिकार हो, उनको उनकी मदद ना की जाए। इसी तरह IMF ने जो है 450 मिलियन डॉलर्स यानी 45 करोड़ डॉलर्स अफगानिस्तान को देने थे, वो इमदाद भी रोकती है। तो यानी एक तरफ तो अमेरिका जो है अफगानिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसको इकोनॉमिकली भी मफलूज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वहाँ पर अफरा तफरी जारी रहे और इसका असर जो है, जो अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इन पे पड़े। तो ये जो है अमेरिका का प्लान बी है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अली जावेद, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी अली जावेद, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा करूंगा कि दाइश और TTP की आपने बात की, और यकीनन ये वो स्पाइलर हैं कि जो अफ़गानिस्तान के अमन को बर्बाद कर सकते हैं। क्या अमेरिका का भी यही टारगेट है कि अफ़गानिस्तान में हमेशा नाअमनी रहे? असल में अमेरिका का जो अभी बात हुई थी प्लान ए तो उसका बुरी तरह नाकाम हो गया, और जो पूरी दुनिया देख रही है। और जो प्लान बी है, प्लान बी सिर्फ ये है
मैं समझता हूँ कि इलाके में, खिते में इंतशार पैदा करना, अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना। अब जिस तरह अमेरिका ने और अमेरिका के कहने पे दूसरे ममालिक ने अफगानिस्तान के फंड खरीद किए हैं और अभी तक कोई वाजे नहीं है कि क्या आगे होगा। अब वहाँ देखिए बैंक बंद पड़े हैं, सिस्टम मफलूज हो गया पूरा हुकूमती। तालिबान बार बार कह रहे हैं कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ, उन्होंने खासकर पाकिस्तान का भी नाम लिया, ईरान का भी नाम लिया है, जो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और TTP पे या दाइश के खिलाफ जो खिलाफ है और दाइश से उनके जो इख्तलाफात हैं वो पूरी दुनिया के इल्म में। अब ये मुमकिन है कि अमेरिका अफगान तालिबान को या तालिबान की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए या कह लें कि चीन के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ या ईरान के खिलाफ इस महाज को इस्तेमाल करने के लिए दाइश को मुतहर्रिक कर सकता है, उसको खुफिया तौर पर इमदाद कर सकता है। हमें इस बात को या इस खदशे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अमेरिका से किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं। तो अब यह है कि अफगान के तालिबान है, उनका बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अफगानिस्तान के जो तमाम फ्रीकैन है, जो तमाम ग्रुप है, उनको साथ लेकर चलें। जी राशिद साहब। जी अली जावेद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बंगेश साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में काबुल एयरपोर्ट है और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे अफ़गानी हैं और उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। धमाके के अलावा जो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस अंदाज से वहाँ पे जानवरों जैसा सलूक वहाँ पे काबुल एयरपोर्ट में किया जा रहा है और जो वहाँ से लिफ्ट करके दूसरे ममालिक में जिनको ले जाया जा रहा है, उनके बारे में भी अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। आप कनाडा में बैठे हैं और ये ऐसे महसूस होता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने इनको एक लालच दी थी कि आए हमारे साथ काम करें, हमारे एजेंट बने, मुश्किल वक्त में हम आपको साथ लेके जाएंगे। तो क्या अमेरिका अपने वादों को पूरा करेगा? अमेरिका ने तो अपने वादे कभी भी पूरे नहीं किए। अमेरिका ने मुल्कों को भी इस्तेमाल किया है, लोगों को भी इस्तेमाल किया है, और जिस तरीके से उन्होंने अफ़गान लोगों की तज़लील की है काबुल एयरपोर्ट पे, यानी वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, अमेरिका के वीज़े मौजूद हैं, और उनको जिस हकारत से और वहाँ धत्कारा है, और ये तो टीवी पे भी खबरें आ चुकी हैं, बल्कि यहाँ कनाडा में भी अखबारात में ये खबरें आ चुकी हैं कि वो अफ़गान लोग जिनके पास कनाडा के वीज़े हैं वो वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो अमरीकी जो एयरपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने इन लोगों को न सिर्फ धक्के दिए बल्कि मारा पीटा, कुछ लोगों को कत्ल भी कर दिया। तो अमेरिका तो जो है कभी भी अपने मोहसिनों की मदद नहीं करता, और ये सबक जो है सारी दुनिया को हासिल करना चाहिए कि अमेरिका हमेशा से दूसरों को इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका ने कभी भी अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। वो बहुत ही दोगलेपन से काम लेता है, बहुत ही सेल्फिश मुल्क है, और उस पर किसी को जो है ना किसी किस्म का भरोसा नहीं करना चाहिए। जी अली जावेद, मेरे पास चंद सेकंड हैं, मैं बस हाँ और ना की सूरत में ये सवाल करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या इनखला की जो अभी जो रूट चेंज हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर सुना है कुछ होटल्स और शहर खाली कराए जा रहे हैं, तो इस पे क्या दोबारा कोई मुश्किल आ सकती है पाकिस्तान के लिए? इस वक्त जो असल जो है कि अफगानिस्तान में अमन बहाल करना, वहां से पाकिस्तान पर जो दबाव के अगर हालात ठीक नहीं होते तो इस बात का खदशा है कि अफगान महाजरीन जो है बड़ी तादाद में पाकिस्तान आए। तो पाकिस्तान का मुफाद भी इसी में है कि अफगानिस्तान में जल्द जो हालात है वो मामूल पर आए, वहाँ निज़ाम हुकूमत जो है बहाल हो और लोग जो है वो सुकून का सांस लें। लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका उसकी अपनी तरजीहात है, वो कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आए जो उसके मुफादात के मुताबिक ना हो। वो जैसा कि मैंने पहले कहा, वो दाइश को उसे सपोर्ट कर सकता है, जो और भी कुछ जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको खिते के ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अली जावेद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बंगेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम मंजर व पस मंज़र का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ, और अगर अफ़गानिस्तान का मौजू हुआ तो इसी मौजू के साथ हम मज़ीद नई खबरें नए तजज़ियों के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक कभी इजाज़त दें। खुदा हाफिज़ व नासिर।